हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आप लोग का बिजनेस फाइनेंस का फर्स्ट पेपर है और इसमें 50 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले इसे अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त कार्य का अंग नहीं है। वित्त कार्य का अंग कौन सा नहीं है? व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय वित्त कार्य का नियम अंग नहीं है, बाकी तीनों है। बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। 2 नंबर, अदायगी अवधि पद्धत मापती है। जो अदायगी अवधि पद्धत है मतलब पेबैक पीरियड, क्या मापती है? विनियोग कितनी जल्दी वसूला जाएगा, इसका मापन करती है। अति पूंजीकरण होता है जब, अति पूंजीकरण किस दशा में होता है? अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से जब कम होती है तो अति पूंजीकरण की स्थिति होती है। ऑप्शन बी सही। अगला है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। एक कंपनी की चालू दर 12% और लाभ कितना है? 2 लाख है। यदि समता अंश पूंजी 18 लाख हो तो यह स्थिति कहलाती है। भाई तब ये स्थिति क्या कहलाती है? ये अति पूंजीकरण कहलाती है। ठीक इसी तरह एक और दिया गया है कि एक कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 50 है और उन्हीं अंशों का पुस्तक मूल्य 40 है तो कंपनी की स्थिति क्या होती है? तो कंपनी की स्थिति अल्प पूंजीकरण, क्योंकि इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 50 है और बुक वैल्यू इसकी 40 है तो इसे अल्प पूंजीकरण की स्थिति कहा जाता है। ऑप्शन ए सही। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि विनियोक्ता की दृष्टि से पूंजी की लागत है। विनियोक्ता की दृष्टि से पूंजी की लागत किसको कहा जाता है? पूंजी त्याग के प्रतिफल को ही पूंजी की लागत कहा जाता है। अगला है, सोलोमन इजरा ने पूंजी की लागत को क्या कहा? सोलोमन इजरा ने पूंजी की लागत को क्या कहा? पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट कहा। पूंजी लागत अवधारणा सही है। पूंजी लागत अवधारणा किससे संबंधित है भाई? पूंजी संरचना के निर्माण से, परियोजना मूल्यांकन से, विनियोग निर्णय से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी सही। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि उच्च पूंजी लागत प्रमाण है। उच्च पूंजी लागत किस चीज का प्रमाण है? तो वो आपका व्यवसाय की आय कम है, इसका भी प्रमाण है, और संतुलित पूंजी संरचना इसका भी है, अत्यधिक जोखिम अर्थात तीनों का है। ऑप्शन डी सही है। स्पष्ट लागत के संबंध में कौन सा कथन उचित है? स्पष्ट लागत के संबंध में कौन सा कथन उचित है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से सी ऑप्शन सही है। पूंजी कोष की अवसर लागत को ही स्पष्ट लागत कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि पूंजी बंटन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पूंजी बंटन प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? परियोजना की परिचायकता जानकारी में। अगला है कि परियोजना का शुद्ध रोकड़ आगमन का सूत्र क्या है? परियोजना का शुद्ध रोकड़ आगमन का सूत्र क्या है? तो सूत्र होता है कर के बाद शुद्ध लाभ प्लस उसमें ह्रास ऐड कर दिया जाता है। अगला है 13 नंबर कि पेबैक पीरियड से क्या आशय है? पेबैक पीरियड से क्या आशय है? जिस अवधि में विनियोग की राशि पुनः वापस प्राप्त हो जाए उसी पेबैक पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन सी सही। अगला दे रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि पूंजी मिलान से क्या आशय है? पूंजी मिलान से आशय का मतलब होता है, ऑप्शन डी सही है, दो या दो से अधिक प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात जो होता है उसी को पूंजी मिलान अनुपात कहा जाता है। उच्च पूंजी दंतीकरण कब श्रेष्ठ होता है? उच्च पूंजी दंतीकरण कब श्रेष्ठ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, तेजी काल में उच्च पूंजी दंतीकरण श्रेष्ठ होता है। 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है जबकि कब कर सकती है? तो ऑप्शन बी इसमें से सही दिख रहा है, सही अर्जन दर अस्थायी आय वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर से अधिक हो तब। अगला कह रहा है कि जब व्यवसाय का वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य की तुलना में कम है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? व्यवसाय के जो वास्तविक मूल्य है उसकी बुक वैल्यू से कम हो तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अल्प पूंजीकरण। एक न्यूमेरिकल था पीछे, इसी से रिलेटेड था। अगला दिया है 18 नंबर कि पूंजी संरचना से अभिप्राय है। पूंजी संरचना से क्या अभिप्राय है? विभिन्न पूंजी स्रोतों का जो मिश्रण होता है उसी को पूंजी संरचना कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा का समय मूल्य किसकी गणना में शामिल किया जाता है? मुद्रा का जो समय मूल्य है किसकी गणना में शामिल किया जाए? शुद्ध वर्तमान मूल्य।
अर्थात नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि पूंजी बजटन की किस विधि में जांच दरों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, आंतरिक प्रत्यय दर विधि में जांच दरों का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च पूंजी मिलान कब श्रेष्ठ कर होती है। उच्च पूंजी मिलान कब श्रेष्ठ कर होती है। ध्यान दीजिए, तेजी की दशा में श्रेष्ठ कर होती है। अगला समता पर व्यापार है। समता पर किस प्रकार का व्यापार है। स्थिर लागत वाले कोष का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे समता पर व्यापार माना जाता है। 23 नंबर कह रहा है कि जोखिम लेने वाले अर्थात साहसी विनियोजक निवेश करना पसंद करते हैं। जो साहसी विनियोजक है जोखिम की दशा में कब निवेश किसमें निवेश करना चाहते हैं। 23 नंबर समता अंश लेते हैं, समता अंशों के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं। अगला है लाभांश वृद्धि विधि में पूंजी लागत को जोड़ते हैं। लाभांश वृद्धि विधि में पूंजी लागत को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं। तो लाभांश की विकास दर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी लागत गणना के सूत्र में पूंजी के किस स्रोत की लागत ज्ञात करने में कर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्र में कर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कौन सा पूंजी दंतीकरण का प्रकार नहीं है। प्रकार है पूछ रहा है। कौन सा पूंजी दंतीकरण का प्रकार है भाई। सब है, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सब है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि यदि अंश पूंजी ऋण पूंजी की तुलना में कम होती है तो व्यापार होगा। यदि अंश पूंजी ऋण पूंजी की तुलना में कम होती है तो किस प्रकार का व्यापार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प समता पर व्यापार होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त की प्राप्ति परंपरागत विचारधारा का अभ्युदय हुआ। वित्त की प्राप्ति के संबंध में परंपरागत विचारधारा का आरंभ कब हुआ था। ये 1920 से लेकर 1930 के मध्य के दशक में हुआ था। 29 नंबर कह रहा है परस्पर अपवर्जी प्रस्ताव का आशय है। परस्पर अपवर्जी प्रस्ताव का क्या आशय है। एक प्रस्ताव की स्वीकृति और वैकल्पिक प्रस्तावों की अस्वीकृति। ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर में कह रहा है कि प्रतिस्थापन परियोजना में शुद्ध विनियोजन से आशय है। प्रतिस्थापन परियोजना में शुद्ध विनियोजन से क्या आशय है। संपत्ति की जब लागत में से पुरानी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य घटा दिया जाता है तो इसे प्रतिस्थापन परियोजना का शुद्ध इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगला है स्वामित्व पूंजी के अतिरिक्त ऋण पूंजी लेकर व्यवसाय संचालन जब किया जाता है तो उसे क्या कहलाता है। उसे कहा जाता है आपका ऋण पर व्यापार, अंशों पर व्यापार, समता पर व्यापार। भाई इसमें से कुछ नहीं कहा जाता। अगला है 32 नंबर। एक कंपनी उच्च मिलान वाली होती है जब। एक कंपनी उच्च मिलान वाली कब होती है। तो इसका सही ऑप्शन ये है, समता अंश पूंजी की तुलना में जब अधिक ऋणपत्र निर्गमित हो तो उसे उच्च मिलान वाली कहा जाता है। संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला आंतरिक तत्व क्या है। संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला आंतरिक तत्व को क्या कहते हैं। सरकारी नीति, इंटरनल जो फैक्टर होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। अगला कह रहा है कि जब पूंजी की लागत न्यूनतम हो और अंश बाजार मूल्य अधिकतम हो इसे किस नाम से जाना जाता है। इसे अति पूंजीकरण कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है। पूंजी संरचना विश्लेषण की इसमें से कौन सी तकनीक नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पूंजी बजटन ये तकनीक नहीं है। बाकी ये समता पर व्यापार, उच्च पूंजीकरण, पूंजी दंतीकरण और पूंजी लागत तीनों है। 36 नंबर में कह रहा है अति पूंजीकरण उत्पन्न होता है जब। कब होता है। बी ऑप्शन सही है, व्यवसाय का वास्तविक मूल्य ग्रेटर देन व्यवसाय का पुस्तविक। अगला कह रहा है 37 नंबर में कि निम्न लिखित में से पूंजी का स्रोत है। बताइए पूंजी का स्रोत तो भाई तीनों है, समता अंश, ऋणपत्र, अधिमान अंश सब है। ऋणपत्र या बांड निर्मित करने की अनुकूलतम स्थिति होती है जब। ऋणपत्र या बांड निर्गमन करने की अनुकूलतम स्थिति कब होती है। जब संस्था की भावी आय निश्चित व नियमित हो तो उसे अनुकूलतम स्थिति कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी से आशय
कंपनी से आशय परिवर्तनशील लागत पूंजी और स्थिर लागत पूंजी के समावेश से। तो जब स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत पूंजी के जब समावेश को क्या कहा जाता है, तो इसे पूंजी संरचना कहा जाता है। अर्थ प्रबंधन निर्णय का संबंध होता है। अर्थ प्रबंधन निर्णय का संबंध किससे होता है? पूंजी संरचना से होता है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन कि पूंजी बजटन का अर्थ है। पूंजी बजटन से क्या आशय है? ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन सही है। पूंजी का बजट बनाना और विचरणों का पता लगाना ही पूंजी बजटन कहलाता है। 42 नंबर कह रहा है पूंजी संरचना का समीकरण है। पूंजी संरचना का समीकरण सही क्या है? ऑप्शन डी सही है, अंश पूंजी, संचय कोष और दीर्घकालीन। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पूंजी संरचना प्लस चालू दायित्व किसके बराबर होते हैं? पूंजी संरचना और चालू दायित्व किसके बराबर होते हैं? तो वित्तीय संरचना के बराबर होते हैं। 44 नंबर में है कि कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है यदि उसने निर्गमित की हो। समता पर व्यापार कब कर सकती है? क्या निर्गमित किया होगा? तो पहला ऑप्शन है समता अंश, ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंश जब निर्मित किया गया है तो समता पर व्यापार कर सकती है। 45 नंबर में है कि पूंजी की लागत प्रत्यय की कौन सी दर होती है? जो पूंजी की लागत है वो प्रत्यय की कौन सी दर होती है? वो न्यूनतम दर होती है। अगला है 46 नंबर कि लागत कंपनी द्वारा नई पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के निर्गमन की लागत। लागत कंपनी द्वारा नई पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के निर्गमन की लागत को क्या कहा जाता है? तो उसे सीमांत लागत कहा जाता है। अगला है एक फर्म की पूंजी लागत ज्ञात करने में पूंजी के किस स्रोत की कर के पश्चात लागत को लिया जाता है? उन्हें पूछ रहा है कि एक फर्म है, उसकी पूंजी लागत ज्ञात करने में पूंजी के किस स्रोत के पूंजी के किस स्रोत के कर के पश्चात लागत को लिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऋण पत्र। पीछे भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी बजटन की विधि नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन पूंजी बजटन की विधि नहीं है। तो भाई ए भी है, ए भी है, ए भी है और देखते हैं क्या है। ये नहीं है, परिचालन चक्रविधि ये पूंजी बजटन की विधि नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पष्ट लागतें उत्पन्न होती है। अस्पष्ट लागतें कब उत्पन्न होती है? जब कोषों का उपयोग किया जाए। संपूर्ण पूंजी लागत के संदर्भ में सत्य कथन है। संपूर्ण पूंजी लागत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? यह संयुक्त और या औसत पूंजी लागत है। सही है। एकाधिक स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने पर इसका प्रयोग किया जाता है भाई। ये पूंजी व्यय प्रस्तावों का मापदंड है। सही है, तो उपयुक्त सभी। तो इस तरह बिजनेस फाइनेंस का